आज हम बेसिकली अशोका को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में डिस्कस कर लिया था। अशोका की बात करें तो अशोका का टाइम पीरियड 268 से 232 BCE है ओके। तो यहाँ पे इसको याद करने का निमोनिक से बनाते हैं कि अशोका कह रहे हैं कि जब मैं 26 साल का था तब मेरे पास 8 वाइफ्स थी, मैंने 8 वाइफ से शादी की थी। और जब मैं 23 साल का था तब मेरे पास सिर्फ 2 ही वाइफ्स थी। तो देख लो मैं कितना महान राजा था, ठीक है। तो याद करने के लिए निमोनिक्स है कि जब मैं 26 साल का था मेरे पास 8 बीवियाँ थी और जब मैं 23 साल की उम्र का था मेरे पास 2 बीवियाँ थी, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 268 से लेकर 232 BCE, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि अशोका पावर में कैसे आते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या, उनके जो फादर है बिंदुसार, उनकी डेथ हो जाती है 273 BC में। एंड उनकी डेथ के बाद करीबन 4 साल, देखो डेथ उनकी 273 BC में हुई है और अशोका को पावर में आते आते 268 BC का टाइम लग गया। नहीं, जो पिछले जो 4 साल थे इसमें यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन देखने को मिला था, क्योंकि बिंदुसार जो थे उनके काफ़ी बेटे थे और हर बेटा चाहेगा कि भाई नेक्स्ट जो राजा है मैं ही बनूँ। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा बिंदुसार चाहते थे कि उनका जो बेटा है, ठीक है, सुसीमा नाम का उनका जो बेटा है वो जो है कहीं ना कहीं राजगद्दी में बैठे। बट बाकी के जो मिनिस्टर्स थे वो चाहते थे कि भाई सुसीमा इतना पावरफुल नहीं है जितने अशोका को बिठाना ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी बिंदुसारा की डेथ के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बिंदुसारा चाहते थे उनका बेटा सुसीमा जो है उनको सक्सीड करे, बट बिंदुसार के जो मिनिस्टर्स थे वो चाहते थे कि अशोका ही राजा बने। एंड फाइनली जो वो बिंदुसार के जो मिनिस्टर थे जिनका नाम था राधा गुप्ता, उन्होंने हेल्प किया अशोका को, जो गद्दी है वो लेने में उनकी हेल्प करी थी, ठीक है। तो इस तरह से अशोका जो है फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने मेंटेन किया डायरेक्ट कांटेक्ट विद दिस पीपल थ्रू द इंस्क्रिप्शन। यानी इससे पहले ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो डायरेक्टली लोगों के लोगों से डायरेक्टली बातचीत करे या फिर डायरेक्टली उनसे बातचीत करने के लिए इंस्क्रिप्शन का यूज़ करे। बट अशोका एक पहला ऐसा राजा बनेगा जो लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट भी रखेगा और किसके थ्रू रखेगा, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। यानी जगह जगह पे वो पिलर्स की फॉर्म पे या रॉक के फॉर्म पे कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस लगाता रहेगा। अगर अपनी कोई भी बात जनता को बतानी है उसे कि भाई आपको समाज में इस तरह से काम करना है, लोगों के लिए हित में काम करना है, हर एक रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करनी। तो ये सारी बातें वो जो है किसके फॉर्म में लोगों को बताएगी, क्योंकि उस समय देखो रिपोर्टर्स तो थे नहीं, उस समय इतने ज़्यादा टेलीविजन्स थे नहीं, कोई ऐसा पर्सन नहीं था चिल्ला चिल्ला के बोले। तो ये चीज़ लोगों के दिमाग में बनी रहे कि राजा क्या चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिलर्स फॉर्म में कुछ ना कुछ चीज़ें लिखवा दो, सो दैट आने जाने वाला इंसान जब भी उस पिलर को, जब भी उस रॉक को देखेगा वो उस मैसेज को पढ़ेगा जो राजा ने लिखवाया है और फिर उसको ताउम्र याद रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अशोका के कौन कौन से एडिक्ट्स में उनका नाम मेंशन है, ठीक है। तो डायरेक्टली अशोका का नाम अशोका आपको बहुत कम इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, अशोका का एक नाम है बुद्धा शक्या, ठीक है। जो बुद्धा शाक्य या फिर अशोका, ये दो नाम जो है उनके मस्की एडिक्ट, यानी मस्की जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे जो एडिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे जो उस एडिक्ट में जो है अशोका का प्रॉपर नाम लिखा हुआ है कि मैं अशोका ये चीज़ें जनता को बोलना चाहता हूँ। तो अशोका वर्ड जो है उस मस्की एडिक्ट में मेंशन किया गया है जो कि कहाँ है, कर्नाटका में है। और अशोका के साथ साथ दूसरा जो वर्ड यहाँ पे बोला गया है वो है बुद्धा शाक्य, ठीक है, क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि अशोका बुद्धिज़्म को फॉलो कर लेते हैं। तो बुद्धा शाक्य भी उनको बोला जाता था, या फिर अशोका कहाँ पे, मस्की जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा गुर्जल करके एक माइनर रॉक एडिक्ट है जो कि MP में है, वहाँ पर भी अशोका के नाम मेंशन है। इसके अलावा नित्तूर जो कि कर्नाटका में है, वो भी एक एडिक्ट है, वहाँ पे भी अशोका का नाम है। यानी कि अगर UPSC में क्वेश्चन आता है कि अशोका का नाम कौन कौन से एडिक्ट में है, तो याद रखना सिर्फ 3 ही ऐसे एडिक्ट है जहाँ पर डायरेक्टली अशोका वर्ड मेंशन है। पहला मस्की है जो कि कर्नाटका में है, दूसरा गुर्जाल है जो कि कहाँ पे, MP में है, तीसरा आपका नित्तूर है जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। अब मस्की याद रखना है कि मस्की मतलब मस्ती इंसान कहाँ करता है, नाटक में, ठीक है। गुर्जाल MP जो होते हैं थोड़े थोड़े गुज्जर जैसे होते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। नित्तूर, ठीक है, कोई गाना था ना फितूर, ठीक है, सब सॉन्ग वगैरह का नाटकों में बजता है, नित्तूर हो गया, फितूर हो गया। तो यहाँ से इस निमोनिक से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है धर्म अशोका, ठीक है, धर्म अशोका, ठीक
कि मैं धर्म को फॉलो करने वाला अशोका हूँ। तो जो धर्म अशोका वर्ड है, ये सारनाथ एडिक्ट जो है, सारनाथ यूपी में आपको देखने को मिलेगा। उस सारनाथ पिलर पे जो है एडिक्ट पे धर्म अशोका शब्द जो है मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा देवन प्रिया और प्रियदर्शी, ये जो दो नाम है ये आपको ऑलमोस्ट ऑल दी एडिट्स हैं, जितने भी उन्होंने एडिट्स लगवाए हैं, चाहे पिलर फॉर्म में हो या रॉक में हो, उन सब में ये दो नाम तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स वाई जब रिसर्चर्स जो थे, हिस्टोरियंस जो थे, इन पिलर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एक्चुअली पिलर्स है किसका, तो ये देवनप्रिया और प्रियदर्शी नाम से काफ़ी कंफ्यूज होते थे कि भाई ये ऐसे कौन सा राजा आ गया। बाद में जाके उन्हीं सभी हिस्टोरियंस को पता चला, रही तो अशोका है जो अपने आप को कभी कभी देवनप्रिया या फिर प्रियदर्शी भी कहता था, फिर लोग उनको प्यार से इस तरीके से कहते थे। तो ये जो नाम है देवनप्रिया और प्रियदर्शी, आपको ऑलमोस्ट हर एक एडिट्स में देखने को मिलेंगे। देवनप्रिया मतलब जो देवों का प्रिय हो, देवो मतलब भगवान, तो बिलव्ड ऑफ गॉड, जो भगवान का प्रिय हो उसे देवनप्रिया कहते हैं। प्रियदर्शी ऑफ प्लीजिंग अपेयरेंस, जिनकी अपेयरेंस काफ़ी प्लीजिंग होती है उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 नाम ध्यान में रखना है, बुद्धा शाक्य अशोका, धर्मशोका, देवनप्रिया एंड प्रियदर्शी। इसके अलावा बात करते हैं अशोका की मदर की। अशोका की जो मदर है उनका नाम है शुभद्रंगी। ठीक है, तो यहाँ पे शुभद्रांगी जो है बेसिकली डॉटर थी किसकी, ब्रह्मा, जिनका नाम है चंपा। ठीक है, तो यानी एक ब्राह्मण नाम के एक पर्सन होंगे जिनका नाम था चंपा, उनकी बेटी थी शुभद्रांगी। इसको ऐसे भी कर सकते हो शुभद्रा, शुभद्रा आपको शब्द याद रहेगा तो बाकी आप समझ लोगे। ठीक है, शुभद्रांगी। ठीक है, तो शुभद्रा नाम से याद रखना कि अशोका की माँ का नाम शुभद्रा था, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है अशोका की कौन कौन सी वाइफ्स थी। यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखना है, कंगनाहली नाम का एक और रॉक था जहाँ पे स्टोन में एक पत्थर था जहाँ पे अशोका का जो है पोर्ट्रेट मिला है। मतलब कंगनाहली आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलर, तो वहाँ पे एक पोर्ट्रेट सा बना रखा है। ठीक है, जिसमें बीच में अशोका देखने को मिलेंगे, साइड्स में उनकी वाइफ वगैरह, तो इस तरह का पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। और ये कंगनाहली कहाँ पे, कर्नाटका में है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अशोका की वाइफ्स देखते हैं, तो अशोका की 5 वाइफ थी। पहली वाइफ का नाम था महादेवी, सेकंड वाली का नाम है असांधी मित्रा, थर्ड वाली का नाम है पद्मावती, फोर्थ का है टीसा रखिता एंड फिफ्थ का है करुवकी। ठीक है, महादेवी जो उनकी पहली वाइफ थी वो बेसिकली डॉटर थी मर्चेंट ऑफ विदिशा। मर्चेंट मतलब जो होता नहीं है बेसिकली जो व्यापारी वगैरह होता है, उनकी बेटी थी ये। एंड शी वॉज मदर ऑफ महेंद्रा और संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा आपको 2 पर्सन्स तो याद ही होंगे, अशोका के दोनों बच्चे थे जिनको वो एज अ धम्मा का विचार करने के लिए, मतलब धर्म को फैलाने के लिए श्रीलंका भेजता है। तो उसी को याद रखना कि ये 2 बच्चे थे किस माँ के थे, महादेवी। यानी अशोका की जो पहली वाइफ थी महादेवी, मतलब महान देवी थी वो, जिन्होंने महेंद्र और संघमित्रा जैसे बच्चों को पैदा किया। एंड बाद में इन्हीं बच्चों को अशोका जो है भेजता है। ठीक है, इसके बाद है असंधि मित्रा, इसको याद कर सकते हो संधि। देखो संधि वगैरह जो होते हैं क्या होते हैं, ट्रीटी वगैरह होती है ना। उसने क्या किया था, अशोका ने ट्रीटी करी थी एक लेडी के साथ, अदर उससे शादी करी थी। ठीक है, तो इस तरह से निमोनिक्स फॉर्म में कर सकते हो संधि मित्रा। ये बेसिकली क्या थी, ये इनको बेसिकली यहाँ पे महारानी का टाइटल भी मिलता है। थर्ड पद्मावती थी, चौथी जो थी टीसा रखिता थी, हु टाइड टू गेट बोधी ट्री कट, बिकॉज टीसा रखिता जो थी वो देखती थी और बेसिकली अशोका जो है उनके साथ समय नहीं बिताते, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो बुद्धा के यहाँ पे बिताते हैं। तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा समय बोधी ट्री के पास रहते, तो इसलिए उन्होंने बोधी ट्री को काटने के बारे में उनके विचार आने लगे कि कहीं मैं बोधी ट्री काट देती हूँ, इससे अच्छा कि अशोका वहाँ पे जाएंगे नहीं। तो इस तरह का उनका विचार रहता था। और सबसे छोटी जो रानी थी उनकी कारुवकी थी, और कारुवकी जो थी ओनली क्वीन थी जिनका मेंशन हमें एडिक्ट्स में देखने को मिलेगा। वो भी कौन सा, इलाहाबाद के पिलर में। यानी इलाहाबाद में जो पिलर एडिक्ट है उसमें सिर्फ एक ही रानी के बारे में मेंशन किया गया और वो यही रानी है जिनका नाम है कारुवकी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो बेटा था उसका नाम था तिवारा। तो ऐसे रखते थे, इलाहाबाद में बहुत सारे तिवारी लोग रहते हैं, तो उस तिवारी से तिवारा याद रहेगा आपको। और कारुवकी, ठीक है, बहुत ही अच्छा कार चलाती हैं, तो इलाहाबाद में बहुत अच्छा कार चलाती हैं, उस तरह से आप याद रख सकते हो कि कारुवकी जो है इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन में पिलर एडिक्ट में उनका नाम है और उनके बेटे का नाम प्रिंस तिवारा है। ठीक है, और कारुवकी जो एक लौता
ओनली सन एंड डॉटर ऑफ अशोका जो मेंशन कर रखा है यहाँ पे एडिक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको 5 नाम याद रखने हैं। पहला है महादेवी, यानी महान देवी थी जिसने शादी की, संतिमित्रा यानी ट्रीटी करके साइन की, पद्मावती तो आपको याद ही रहेगा, टीसा मतलब जो टीस करती रहती थी यार क्यों अशोका चले जाते हैं वहाँ पे, क्यों बेसिकली वहाँ चले जाते हैं, इसलिए बोधी ट्री को कट करने के बारे में वो सोचने लगी। नेक्स्ट है कारूबकी, कार बहुत अच्छा चलाती हैं, ठीक है, इलाहाबाद में, और उनके बेटे का नाम तिवारी मतलब तिवारा, इस तरह से आप कर सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनल स्पैन ऑफ द एम्पायर। तो देखा जाए तो बेसिकली होल ऑफ इंडिया में अशोका का जो है एम्पायर फैला हुआ था, यहाँ तक कि नेपाल में भी था फर्स्ट एम्पायर, ठीक है, एक्सेप्ट फार साउथ, जैसे कि हमें पता ही है चंद्रगुप्ता के टाइम पे भी जो फार साउथ है वहाँ पे नहीं जा पाए थे वो, जो आपका बेसिकली केरला तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा अशोका फार साउथ का रीजन नहीं जा पाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रॉक एडिक्ट 13, यानी जब हम रॉक एडिक्ट्स पढ़ेंगे तो 13वां नंबर का जो रॉक एडिक्ट है जो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे उस रॉक एडिक्ट में अशोका ने मेंशन कर रखा है कि भाई जो साउथ वाला रीजन है ना वो ज़्यादातर चोलाज और पांड्यास के द्वारा रूल किया जाता है, और वहाँ पे जाना डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो चोला पांड्यास का जिक्र रॉक एडिक्ट 13 में किया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि उस समय जो है फार साउथ वाले एरिया में ये दोनों राजा जो है इनके किंगडम्स वगैरह थे, एंड इस तरीके से फिर अशोका वहाँ पे जा नहीं पाए, पर ओवरऑल बाकी सभी एरिया में इंडिया में नेपाल में उनका एम्पायर फैला हुआ था। अशोका के कंटेम्प्रेरीज़ की बात करते हैं तो वो 13 रॉक एडिक्ट में उनके कंटेम्प्रेरीज़ के बारे में भी मेंशन किया गया है। पहला सीरिया में देखने को मिलेगा एंटियोकस II थे, इजिप्ट में उस समय टॉलमी II थे, मैसेडोनिया में एंटीगोनस थे, एंड लीबिया में मगस एंड इपायरस में अलेक्जेंडर थे, ठीक है। तो ये अशोका का जो टाइम पीरियड हम देखते हैं 26 से लेकर 23 तक, तो इस टाइम पे इन एरियाज़ में ये भी राजा रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इसको याद ऐसे कर सकते हो कि आंटी जो है चूज़ कर रही हैं कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, फिर आंटी जो है गॉन हो गई, चूज़ करते करते गॉन हो गई, फिर एक टॉलमी आया या फिर एक टॉय आया, ठीक है, वो अगर मगर करने लग गया। अलेक्जेंडर तो आपको पता ही है, याद रखोगे अलेक्जेंडर को, ठीक है। तो आंटी चूज़ करने लगी, फिर आंटी गॉन हो गई, फिर एक टोल आया, टोल पास में आया, फिर वहाँ पे आंटी मगर करने लगी, वही अब तो जाना चाहिए, देन अलेक्जेंडर। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अशोका जो है बेसिकली ग्रेट प्रोपोनेंट थे बुद्धिज़्म की, जैसा कि हम जानते हैं, एंड कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म में कि अकॉर्डिंग टू महावंसा एंड दीपवंसा, वंसा क्लियर होगा बुद्धा से रिलेटेड है, तो इन दोनों की बुक के हिसाब से देखा जाए बोला जाता है कि जो हमारे अशोका थे वो कन्वर्ट हो गए थे, किसकी हेल्प से, उनका नेफ्यू था निरोधा नाम का, उनकी हेल्प से जो है वो पर्टिकुलरली बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, और एज बताया जाता है कि 7 ईयर में जब वो 7 साल के थे तभी वो कन्वर्ट कर लिया था उन्होंने अपने आप को। एंड अकॉर्डिंग टू दिव्य वंदना के अकॉर्डिंग एक मर्चेंट था, उन्होंने उनको मॉन्क बनने में हेल्प की थी, जिसका नाम था समुद्रा। तो ये 2 नाम बस याद रखना जो कि अशोका के से बुद्धिज़्म से कन्वर्जन से रिलेटेड है, एक निरोधा है और एक समुद्रा है। निरोधा मतलब एक ऐसा योद्धा जो कभी भी हमेशा जंग के लिए तैयार रहता है, तो निरोधा मतलब योद्धा से आप थोड़ा सा रिजेंबल कर सकते हो, निरोधा योद्धा, एंड समुद्र में कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल आदमी थी, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके निरोधा और समुद्रा ने मिलकर उनको बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर दिया। बुद्धिज़्म की स्प्रेड की बात करें तो बुद्धिज़्म को इंडिया के बाहर भी स्प्रेड किया गया था फर्स्ट टाइम इनके ही टाइम पे, यानी अशोका के टाइम पे बुद्धिज़्म पहली बार जो है इंडिया से बाहर जाता है, वहाँ पे स्प्रेड होता है। और जैसा कि हम जानते हैं उनके बेटे महेंद्रा और बेटी संघमित्रा ने जो है श्रीलंका में जाके बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था, और अशोका ने अपॉइंट किया था बड़े बड़े धम्मा महामंतास को, जो स्पेसिफिकली जिनका काम यही था कि धम्मा को फैलाना है, प्रोपगेट करना है धम्मा को सोसाइटी में। इन द 4th ईयर ऑफ हिज राइम, यानी जिस दिन अशोका पावर में आए थे उसके 14 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, धम्मा महामंता को बेसिकली अपॉइंट करना शुरू कर दिया, और सोसाइटी में वो जा के लोगों को धम्मा के बारे में बताते थे कि धम्मा क्या चीज़ है, क्यों हमें इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि अशोका ने ऑर्गेनाइज़ किया था अपने टाइम पे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल को, जो कि कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी,
इन द 18th ईयर ऑफ हिज टाइम, यानी अशोका जिस दिन पावर में आया था उसके 18 साल के अंदर ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने को मिलेगी पाटलिपुत्र में। इसी तरफ आप बाकी की बुद्धिस्ट काउंसिल भी रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगीर में हुई थी, किसने करवाई थी? तो आपके अजात शत्रु जो है राजा, उन्होंने करवाई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी वैशाली में हुई थी, जो किसने करवाई थी? कालाशोका ने करवाई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपने देखा पाटलिपुत्र में हुई थी और किसने करवाई थी? अभी अशोका ने करवाई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कश्मीर में होगी, कौन करवाएगा आपका? यहाँ पे बेसिकली जो कनिष्क राजा था वो, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज़ याद रखना है, आपको प्लेस याद रखना है कौन सी जगह थी। राजगीर और अजातशत्रु, वैशाली एंड कालाशोका, पाटलिपुत्र एंड अशोका, देन कश्मीर एंड आपका कनिष्क, ठीक है। तो अशोका के टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। एंड पोस्ट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद, यानी जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई थी तो उसने अपने अपने मिशनरीज़ को, यानी जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पे जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में भेजा था ताकि वो क्रिश्चियनिटी को फैला सकें इंडिया में, उसी तरीके से हम कह सकते हैं अशोका ने भी अपने टाइम पे डिफरेंट मिशनरीज़ को श्रीलंका भेजा था। एंड दूसरी जगह कौन थी? तो स्वर्ण भूमि, ठीक है। स्वर्ण भूमि जिसको इंडोनेशिया के आज के टाइम पे इंडोनेशिया है, पर पहले उसे स्वर्ण भूमि बोलते थे, ठीक है। गोल्ड जैसा कुछ होगा स्वर्ण भूमि। तो वहाँ पे जो है अपने अपने मिशनरीज़ को भेजा था। एंड आज के टाइम पे आप देख सकते हो श्रीलंका और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म जो है फॉलो किया जाता है। एंड अशोका ने जो लुम्बिनी, जो कि बर्थ प्लेस है आप हमारे बुद्धा जी का, उनको विज़िट भी किया था इन 21st ईयर ऑफ हिज टाइम, यानी अपने जब वो अपने बेसिकली पावर में आए थे तब से 21 साल के अंदर उन्होंने इस पर्टिकुलर प्लेस को, लुम्बिनी को, जो कि बेसिकली कहाँ पे है? नेपाल में है, वहाँ पे विज़िट किया था बिकॉज बुद्धा जी का जन्म यहाँ पे हुआ था। एंड ड्यूरिंग द सेकंड धर्मा टूर, ये उनका सेकंड धर्मा टूर था, मतलब धर्मा को फैलाने के लिए वो टूर वगैरह किया करते होंगे। तो ये सेकंड धर्मा टूर था जहाँ पे वो स्पेशली नेपाल गए थे, लुम्बिनी बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है। नेक्स्ट है आपको अशोका के बाद जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, लास्ट मौर्यन किंग जो था वो था बृहदत्त। बृहदत्त जो थे उसको, वो ज़्यादा इतने पावरफुल नहीं थे, या फिर हम कह सकते हैं अशोका के बाद जितने भी राजा वगैरह आए थे बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए आए थे और बहुत ही वीक रूलर थे, उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे जितने अशोका हुआ करते थे। एंड फाइनली जो बृहदत्त लास्ट मौर्यन किंग थे वो भी मारे जाते हैं अपने मिलिट्री कमांडर के द्वारा, जिनका नाम क्या होता है? पुष्यमित्र शुंगा। एंड इन 187 BC में, यानी 187 BC में फाइनली जो बृहदत्त हैं वो भी चले जाते हैं और मौर्यन एम्पायर जो है पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद आपको फिर शुंगा डायनेस्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पेसिफिकली कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो कहाँ कहाँ पे थे, किस तरीके थे। तो टोटल माना जाता है 33 इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के, जो भी एडिक्ट थे अर्लियर हाफ ऑफ हिज टाइम, मतलब उनके जो कार्यकाल से पहले के, मतलब मान के चलो कि उन्होंने 50 साल का कार्यकाल था, तो फर्स्ट हाफ में उनका क्या हुआ, देन सेकेंड हाफ में किस तरीके से हुआ, तो वो हम देखेंगे। तो एडिट्स जो थी अर्ली हाफ ऑफ हिज टाइम वो आप देखने को मिलेगा कन्वीनियंटली लोकेटेड रॉक सरफेस, मतलब ज़्यादातर वो रॉक सरफेस में ही था। यानी फर्स्ट हाफ जो था उनकी राइन का, उन्होंने जो भी एडिट्स बनवाए हैं ज़्यादातर पत्थरों में लिखवाए हैं, ठीक है। उस समय पिलर वगैरह का ध्यान उनके माइंड में नहीं आया होगा, तो रॉक सरफेसेस जहाँ पे भी उनको बड़ा सा रॉक का चट्टान दिखता वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखवा देते थे। एंड उन रॉक सरफेसेस को फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थ्रू आउट द एम्पायर। तो जैसे कि हम जानते हैं ऑलमोस्ट पूरे पार्ट में, भारत के पूरे हिस्से में एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ को छोड़ के सब जगह जो है मॉडर्न का बेसिकली एम्पायर का रूल हुआ करता था। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में जो है अपने रॉक सरफेसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ ना कुछ मैसेज लिख के। कुछ रॉक ऐसे थे जो माइनर थे, छोटे छोटे रॉक थे, वहाँ पे भी मैसेजेस देखने को मिलेंगे। कुछ मेजर रॉक एडिट्स थे, और वो कौन कौन से रॉक एडिट्स थे, क्या क्या मैसेज थे, वो अभी हम लेटर ऑन देखेंगे। फिर लेटर हाफ जो था उनके राइन का, उन्होंने पिलर एडिट्स बनवाना शुरू कर दिया, यानी ऐसे ऐसे पिलर बनवाना शुरू कर दिया, उसमें लिखना फिर शुरू कर दिया था। और ये जो पिलर आपको देखने को मिलेंगे वेल पॉलिश थे, मतलब शाइनिंग सरफेस था, सैंडस्टोन का बना होता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोलिथिक था, यानी एक सिंगल पत्थर को यूज़ करके वो पिलर वगैरह बनाते थे, उसके ऊपर जो भी एनिमल फिगर होती थी वो बनाते थे। तो मेन चीज़ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी कि पॉलिश सरफेस होता था, सैंडस्टोन का बना होता था, मोनोलिथिक है, सिंगल पत्थर का होता था ये। अब ये जो सैंडस्टोन है, ये स्टोन आता कहाँ से था, तो स्पेशली वो चुन्नार जो यूपी वाला एरिया है और वाराणसी, वहाँ से उस पत्थर को मंगवाते थे। तो याद रखना चुन्नार
कहाँ पे, यूपी में। यूपी में जो बेसिकली चुन चुन के वो पत्थर लेके आते थे योगी जी से मांग के, ऐसे आप याद कर सकते हो। और हर एक पिलर जो था सरमाउंटेड था विथ फाइनली स्क्रप्टेड एनिमल कैपिटल, मतलब हर एक पिलर के ऊपर आपको कुछ ना कुछ एनिमल एज अ कैपिटल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दे वर कन्फाइंड टू गंगा प्लेन्स बिकॉज दीज स्टोन्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, और ज़्यादातर आपको ये गंगा प्लेन के आसपास देखने को मिलेगा बनाते थे पिलर्स को। क्यों? बिकॉज स्टोन्स वगैरह जो है रिवर्स के थ्रू, क्योंकि देखो आपका ये आपका हिमालय है, ठीक है, और ये आपका गंगा प्लेन है, ठीक है। तो हिमालय से क्या होगा, रिवर्स आती रहेंगी और अपने साथ कुछ ना कुछ स्टोन्स वगैरह इकट्ठा करते रहेंगे। तो यहाँ पे गंगा प्लेन के अराउंड उन्हें काफ़ी अच्छे स्टोन्स वगैरह मिल जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं एडिट्स में देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ डिसिफर किया था पहले तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। तो याद रख सकते हो जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले ब्राह्मी लैंग्वेज थी, दूसरा खरोष्टी लैंग्वेज को भी उसके प्राकृतिक जो बेसिकली आम जनता बोलती थी, एंड बेसिकली अरामिक भी थी क्योंकि बाहर से लोग भी आए थे, उनका भी कुछ इन्फ्लुएंस दिखेगा। ग्रीक लोग थे, उनकी भी भाषा आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये 5 मेजर लैंग्वेजेस आपको एडिट में देखने को मिलेगी। ब्राह्मी है, खरोष्टी है, प्राकृतिक है, अरामिक है और ग्रीक है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो रेफरेंस टू बुद्धास टीचिंग इन ग्रीक एंड अरामिक लैंग्वेज पिलर, मतलब ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो उन्होंने ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज में लिखी होगी, ठीक है। सम कंसेप्ट्स जो है ग्रीक और अरामिक पिलर्स में वो ब्राउट फ्रॉम ज़ोरास्ट्रियन कंसेप्ट से लेके आए हैं, मतलब क्योंकि जो ज़ोरास्ट्रियंस वगैरह आए थे उनके थ्रू कुछ ग्रीक और अरामिक पिलर्स वगैरह आपको देखने को मिले थे, वो आए होंगे। एंड अशोका का जो इंस्क्रिप्शंस है डू नॉट कंटेन सम इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ बुद्धा, यानी कि बेसिकली अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस देखोगे उन इंस्क्रिप्शन में एक चीज़ आपको मिस मिलेगा, वो है कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जो थे बुद्धा के। जैसे बुद्धा हमेशा बोलते थे 4 नोबल ट्रुथ को फॉलो करो, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करो, एंड किस तरीके से आपका गोल जो है सिर्फ और सिर्फ निर्वाणा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मेंशन नहीं थे। नॉर्मली देखा जाए तो अशोका ने बुद्धा को फॉलो किया था, और बुद्धा के जो मेन कोर आइडियाज़ थे उन्हीं को उसने कभी भी इंस्क्रिप्शंस में नहीं लिखवाया। ऐसा क्यों हुआ होगा वो तो हमें नहीं पता, बस आपको अगर ये चीज़ स्टेटमेंट में आती है कि अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में बुद्धा के जो 4 नोबल ट्रुथ है, 8 फोल्ड पाथ है, गोल ऑफ निर्वाणा है, क्या वो मेंशन किए थे? तो बिल्कुल नहीं मेंशन किए थे। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन जो हैं वो सिर्फ धम्मा के बारे में बताता है कि धम्मा क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको बुद्धा के टीचिंग से ज़्यादा वो धम्मा की बातें जो इंस्क्रिप्शंस में लिखवाते थे। एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट उपासका धम्मा से वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। टीचिंग फॉर द लायल्टी का मतलब है कॉमन पीपल, बट वॉज नॉट एग्जैक्ट द सेम, ठीक है। मतलब जो बातें बुद्धा बताते थे उससे मेल नहीं खाता था, बट उनका अलग ही तरह का जो धम्मा जो वो फॉलो करते थे अशोका, वो बातें आपको वहाँ से वो इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। अशोका का जो धम्मा था वो एक तरह से सेट ऑफ टीचिंग्स था दैट कुड नॉट बी आइडेंटिफाई विद नैरो सेक्टेरियन, मतलब सिर्फ एक नैरो सेक्टेरियन के लिए नहीं था कि एक नैरो ग्रुप ऑफ पीपल ही उसको समझ पाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी जो टीचिंग्स थी धम्मा के बारे में वो पूरे सोसाइटी को साथ में लेके चलने की बातें बोलते थे, ठीक है। और बुद्धा का अशोका का बिलीफ था कि टॉक अबाउट अ सोशल इंटेलेक्चुअल कोड ऑफ एथिक्स, सबके अंदर सोसाइटी में हर एक इंटेलेक्चुअल पीपल के अंदर एक कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए जो सभी को फॉलो करने हैं। इन्फ्लुएंस करते थे मैनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ को, कि सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे वो बताते थे कि कभी भी ज़्यादा पैसा जो है ओकेशंस में खर्च मत करो, ये जो आप पार्टी वगैरह करते रहते, फंक्शंस वगैरह करते रहते, उन पैसों को वहाँ पे वेस्ट मत करो, एनिमल की सेक्रीफाइस मत करो, ये मत करो, वो करो। तो मतलब सोशली किस तरीके से आपका लाइफ होना चाहिए उन एक्सपेक्ट पे वो काफ़ी ज़्यादा अपने विचार इंस्क्रिप्शन के थ्रू लिखते थे। उनका हमेशा एम्फेसिस होता था कि हमें नॉन वायलेंस रहना है। क्यों नॉन वायलेंस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया? बिकॉज कहीं ना कहीं जब कलिंगा वॉर लड़ी गई थी तो अशोका ने इतनी मारकाट कर दी थी, इतने लोग मार दिए थे कि चारों तरफ खून ही खून देखे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे कि मुझसे क्या हो गया है। तो इसीलिए वो उस नॉन वायलेंस का पाथ छोड़ना चाहते थे और वो सभी लोगों को बताना चाहते थे कि नॉन वायलेंस से कभी कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको लाइफ में अच्छा रहना है और भगवान को फॉलो करो, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करो। तो इस लाइन में कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा घुस गए थे उसके बाद,
इसलिए उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस को रखा हुआ है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास आपके जो भी एल्डर्स है, जो भी आपके कलीग्स वगैरह है, जो भी लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट आपको करनी है। एंड अंडरस्टैंड करना है बिटवीन डिफरेंट बिलीफ्स एंड सेक्ट, यानी हर एक धर्म के लोग आपके आसपास मिलेंगे। ब्राह्मण्स भी हैं, क्षत्रियाज है, वैश्य शूद्राज है, तो हर एक पर्सन के अपने अपने बिलीफ है, अपने अपने वो हैं, तो उनको फॉलो करो। उनको कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो कि भाई मेरा धर्म ही सबसे बड़ा है, आपका धर्म कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। His Dhamma was aimed at creating an attitude of mind having primacy of ethical behavior, मतलब वही है कि उनका धम्मा का मेन एम यही है कि आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जो ये बताए कि आपका एथिकल बिहेवियर इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। द रिकॉग्निशन ऑफ डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि आपकी ह्यूमन लाइफ इस तरह से डिग्निफाइड होनी चाहिए। धम्मा ऑल्सो टॉक अबाउट द स्टेट्स कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, यानी कि मेन चीज़ क्या था कि वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का तरक्की होनी चाहिए, वो वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करते थे। एंड उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जो कि आइडियल सोशल बिहेवियर था, वो कॉमन था हर एक सिटीजन्स के लिए, कि सबके लिए इस तरह से होना चाहिए कि आइडियल सोशल बिहेवियर सबको इस तरीके से फॉलो करना है। बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या थे धम्मा के, अगर हम शॉर्ट में देखें समराइज़ करके, तो वो चाहते थे सभी अपने अंदर कंपैशन रखे, दया का भाव, चैरिटी करे जितना हो सकते, दान करे, ट्रूथफुल रहे, हमेशा सच बोले, प्योरिटी रहे, पवित्र रखे अपने आप को, जेंटलनेस देन दयालु, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कंपैशन के बारे में बोला है, चैरिटी के बारे में बोला है, ट्रूथफुलनेस के बारे में बोला है, प्योरिटी के बारे में बोला है, जेंटलनेस के बारे में बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। अभी हम देखते हैं उनके क्या क्या मैसेज लिखे हुए थे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 14 मेजर रॉक एडिक्ट में फर्स्ट जो है टोटल 14 है। पहला में बता रखा है कि एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट करना है। सेकेंड रॉक एडिक्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट देना है ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को। थर्ड रॉक एडिक्ट में बेसिकली मेंशन कर रखा है कि अशोकास जो थे बेसिकली डिफरेंट टूर्स ऑफ इंस्पेक्शन में जाया करते थे। एंड मतलब अशोकास नहीं, मतलब उसके जो ऑफिसर्स थे उनको बेचते थे। उनके ऑफिसर्स जो थे प्रदेशिकाज है, युक्तास है, राजुकाज है, ये आपको देखने को मिलेगा। प्रदेशिकाज बेसिकली कौन थे, जब आप देखोगे किस तरीके से उन्होंने अपने एम्पायर का डिवाइड कर रखा था, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे ही है, मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले प्रोविंस आता है जिसको हेड करते हैं वॉइसराय, फिर उसके बाद डिवीज़न आता है जिसको हेड करते प्रदेशिका, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है जिसको हेड करते राजुकास। राजुकास को असिस्ट करने के लिए युक्तास होते हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ विलेजेस आते हैं जिनको हेड करते हैं स्थानिकास, उनको असिस्ट किया जाता है गोपास के द्वारा। एंड देन विलेज होते हैं जिनको हेड करते ग्रामीणी। तो ये जो पर्टिकुलर ऑफिसर्स आपको दिख रहे हैं ना, प्रदेशिका, राजुका, युक्तास, इनकी यहाँ पे बात की जा रही है इस पर्टिकुलर रॉक एडिक्ट में कि अशोकास जो थे उन्होंने इन बेसिकली ऑफिसर्स को जो है भेजा था कहाँ के लिए, इंस्पेक्शन के लिए भेजा करते थे ये, ठीक है। तो ये टूर पे जाते थे इंस्पेक्शन के एवरी 5 ईयर्स पे, ठीक है। जिस तरह से आज भी देखने को मिला है गवर्नमेंट जो हर 5 साल में इंस्पेक्शन करवाती, तो उस तरह से अशोकास भी इनको भेजते थे। 4th पिलर में बैरी घोष के बारे में लिखा है कि किस तरह से बैरी घोष रिप्लेस्ड हो गया था भाई धम्मा घोष, ठीक है। पहले बैरी घोष होता था, बैरी घोष मतलब तारीफ़ की जाती थी, घोषणा कर करके राजा की तारीफ़ हो रही है कि भाई अशोका ने ये एरिया जीत लिया है, इतना एरिया जो है अब टेरिटरी के पार्ट बन चुका है, या फिर पूरा का पूरा जो मुग़ल एम्पायर है वो इस एरिया में जो है इतना डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से तारीफ़ों की घोषणा होती थी। बट इस चीज़ को अशोका ने बंद करवा दिया और धम्मा घोष को जो है स्टार्ट करवा दिया था, जिसमें धर्म के बारे में, धम्मा के बारे में बात करते थे। 5th जो एडिक्ट है उसमें उन्होंने बताया था किस तरह से वो धम्मा महामंत्रास को पॉइंट करते थे। 6th एडिक्ट में आपको देखने को मिलेगा मेंशन है कुछ ऑफिसर्स के बारे में। क्या नाम है उन ऑफिसर्स का, बेसिकली एक है आपका पुल्लसानी है और पतिवेदिका, ठीक है। ये जो ऑफिसर्स है पुल्लिसानी एंड पतिवेदिका, नाम से लग रहा है पुल्लिसानी मतलब पुलिस जैसे आज भी देखने को मिलती पुलिस वगैरह होती है, तो उसको याद रख सकते हो पुलिस से। पतिवेदिका यानी पति की बात की जा रही है। तो थोड़ा सा इनिशियल्स भी आपको ध्यान में रहेगा, तो आप ऑप्शंस में जब आएगा तो आप उसको टिक कर सकते हो, ठीक है। पुलिस और एक पति, ठीक है, ये दोनों क्या थे, रिपोर्टर्स थे। एंड 7th एडिक्ट में मेंशन किया जा रहा है कि रिलीजियस टॉलरेंस है अमंग ऑल दी सेक्ट, जितने भी सेक्ट्स हैं उसके तरफ रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए।
8th में बता रखा है रॉयल प्लेजर टूर्स वगैरह जो थे अशोका पहले करते थे, बट रॉयल प्लेजर टूर्स को कहीं ना कहीं अशोका ने रिप्लेस करके धम्मा टूर को कर दिया कि अब हम रॉयली एज अ रॉयल हम अपनी खुशी के लिए टूर नहीं किया करेंगे। हमारा मेन जो टूर होगा उसका मेन पर्पस है वो सिर्फ धम्मा का प्रचार करना होगा, ठीक है। एंड अशोका वेंट टू संबोधि, जो कि कहाँ पे बोध गया है, वहाँ पे भी वो गए थे। 9th है क्रिटिसिज्म ऑफ वेरियस सेरेमनीज़ का उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई अपना पैसा ऐसे वेस्ट मत करो। 10th है किंग का डिज़ायर था नो मोर फेम और ग्लोरी, कि आप मुझे कोई ज़्यादा फेम और ग्लोरी मत दो, ठीक है। 11th एडिट में उन्होंने बताया है गिफ्ट ऑफ धम्मा जो है सबसे बेस्ट गिफ्ट है, सभी गिफ्टों में सबसे बेस्ट है धम्मा का गिफ्ट। एंड आपको हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर की और अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए स्लेव्स के साथ, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लेवरी जो है वहाँ पे मौर्यन एम्पायर में थी, बट आपको उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है। 12th एडिक्ट में मेंशन किया हुआ है इतिजिका महामंता के बारे में, और ये इतिजिका महामंता जो थे इंचार्ज थे वुमेन वेलफेयर के, जिनका काम था वुमेन वेलफेयर के लिए काम करना। 13 रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया कलिंग वॉर का, कि इस तरीके से कलिंग वॉर जीती गई थी, और चोला चेरा पांड्यास जो थे उस समय साउथ में रूल कर रहे थे। और जो 14 रॉक एडिटर्स में हर एक रॉक एडिट जितने भी रॉक एडिट्स है उनका पर्पस जो है डिफ़ाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी मैसेजेस। अब बस आपको याद रखना है कि फर्स्ट रॉक एडिट में क्या था, सेकंड में क्या था, ठीक है। तो इसको एक निमोनिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट क्या आता है ए, तो ए से क्या हो जाएगा एनिमल सेक्रीफाइस। सेकंड क्या होता है हर इंसान अपने दो पैरों पे चलता है, तो दो पैरों पे चलने के लिए इंसान का ठीक होना ज़रूरी है। अगर वो दो पैरों पे नहीं चल रहा है इट मीन्स उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स की बात की जा रही है। थर्ड की बात क्या की जा रही है कि थर्ड को कैसे याद रखोगे कि 3 लोगों को इंस्पेक्शन के टूर पे भेजा जाता था अशोका की तरह। तो तीसरे रॉक एडिक्ट में क्या था 3 लोग भेज रहे हैं, वो कौन से 3 लोग हैं, प्रदेशिकाज, युक्ताज और राजुकाज। चौथा है कि चारों तरफ धम धम की घोषणा उन्होंने बंद करवा दी। जो धम धम होता था ना ये मतलब तारीफ़ों की घोषणा को बंद कर दिया है चारों तरफ, अब वो घोषणा नहीं हो रही है, सिर्फ धम्मा की घोषणा की जा रही है। 5वें से आपको याद रखोगे 5 लोग मिलकर जो है महामंत बने थे, यानी 5 लोग मिलके महामतास बनते हैं, तो महामतास से याद रख जाएगा धम्मा महामंतास की यहाँ पे बात की जा रही है। 6 की बात की जाए तो छक्का मारो नहीं तो पति की पिटाई होगी, ऐसा कौन बोल रही है, वाइफ है जो बोल रही है कि अगर छक्का नहीं मारा ना तो मैं अपने पति की पिटाई कर दूँगी। पति से याद आ जाएगा कि रिपोर्टर्स की बात की जा रही है, जिसमें एक आपका पुलिस है दूसरा पति है। पुलिस से क्या हो जाएगा पुलिस आने हो जाएगा, पति से क्या हो जाएगा पति वेदिका। 7th की बात करें तो हम साथ साथ हैं, तो साथ साथ मतलब कि आपको हर एक धर्म को साथ लेके चलना है, सभी की तारीफ़ करनी है, सभी की तरफ टॉलरेंस रखना है। 8th की बात करें तो 8th इस तरह से बनते हैं, इन्फिनिटी बना सकते हैं, तो इन्फिनिटी टूर्स अशोक करता था, मतलब बहुत बड़े बड़े टूर्स वगैरह करता था, तो 8 मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को कैसे याद रखोगे टूर्स से, कि धम्मा का टूर्स वगैरह किया करते थे अशोका। 9th क्या है 9 बजते ही जो पार्टी 9 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है, तो पार्टी मतलब जो भी सेरेमनीज़ वगैरह होती है ना उन सबको बंद करने के बारे में जो है अशोका बोलते हैं। 10th की बात करें तो 10th में आते ही आपकी फेम ग्लोरी मिलने लग जाती है, क्योंकि 10th में आप अच्छे नंबर से पास होते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो फेम और ग्लोरी वगैरह मिलने लग जाती है। तो 10th रॉक एडिक्ट में याद रखना फेम और ग्लोरी, यानी अशोका ने फेम और ग्लोरी को की बात मना की है। 11th की बात करें तो धम्मा का जो गिफ्ट है वो एक के साथ एक फ्री है, मतलब एक के साथ एक फ्री, मतलब 11 का मैसेज देते हैं ना 1 and 1, तो धम्मा का जो गिफ्ट है वो एक के साथ एक फ्री है, यानी कि एक फ्री क्या होता है गिफ्ट होता है। तो यहाँ पे अगेन धम्मा की गिफ्ट की बात की जा रही है और बताया जा रहा है किस तरीके से आपको अपने एल्डर्स के साथ और स्लेव के साथ अच्छा व्यवहार करना है। 12th की बात करें तो 12th क्लास में वुमेन्स ज़्यादा जो है टॉप करती हैं, यानी 12th को किससे कनेक्ट करना है वुमेन से, यानी वुमेन की वेलफेयर की बात यहाँ पे की जा रही है। दीजिका महामत्ता को यहाँ पे बेसिकली इंचार्ज बनाया गया है वुमेन के वेलफेयर के लिए। 13th की बात करें तो 13th की बात करें 13 का मतलब होता है 13, तो नीचे देख के अशोका बोलता है अरे ये तो 13 इलाका है ना, यानी चोला चेरा को बोला जाता है अरे ये तो 13 इलाका है ना, मेरा इलाका तो ऊपर है। जब भी 13 की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा चोला चेरा पांड्यास की बात होगी। और जो लास्ट 14 है उसमें तो सबके बारे में लिखा ही हुआ है। सो आई होप आपको निमोनिक्स के थ्रू ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसको बस आपको रिपीटेड तरीके से इसको याद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेसेस ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी तक हमने ये देख लिया कि कितने रॉक एडिक्ट है, 14 मेजर हमने देख लिए, अब वो किस पर्टिकुलर लोकेशन में वो हमें देखना है।
सबसे पहले धौली उड़ीसा में है, गिरनार गुजरात में है, कलसी उत्तराखंड में है, मनसेरा पाकिस्तान में है, शब्बास गरी पाकिस्तान में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, येरागड्डी आंध्र प्रदेश में है, सन्नाटी कर्नाटका में है, जोगाड़ा उड़ीसा में है। ठीक है, तो यानी कि भले ही वो 14 रॉक एडिट हो, बट मेजरली इन पर्टिकुलर स्टेट्स में ही आपको वो रॉक एडिट देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इसको ध्यान में रखने के लिए निमोनिक्स बनाते हैं अगेन। तो धौली मतलब थोड़ा सा धूल मिट्टी से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो उड़ीसा के एक भैया हैं, वो हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, उनके घर में एकदम धूल मिट्टी से आ जाती है, तो आज से आप कनेक्ट कर सकते हो। गिरनार का आपको पता ही है, गुजरात में ही है। कलसी याद रखना है। जो कलश होता है ना, कलश, वो ज़्यादातर लोग उत्तराखंड लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें कलश में क्या होता है, शिव जी के लिए कुछ होता है, तो उत्तराखंड शिव जी में कलश उनके लिए प्रॉपर लेके जाते हैं। मनसेरा, ठीक है, तो लोग बोल रहे हैं मन तो था कि मैं सेहरा पहनाऊँ पाकिस्तान के लोगों को, तो नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को एकदम सेहरा पहना के एकदम भेजे, तो मन कर रहा है कि सेहरा पहनाना है, किसको सेहरा पहनाना है, पाकिस्तान को। नेक्स्ट है शब्बास गरी। तो शब्बास नाम का मान लो एक पर्सन है जो जिसके बारे में बोला जा रहा है, कह रहे शब्बास का जो घर है ना पाकिस्तान में है। ठीक है, शब्बास का घर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। सोपारा, नाला सोपारा, ये सब महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। येरागुड्डी की जो येरा है यानी कोई यार है, वो गड्डी मार रहा है। ठीक है, कौन बोल रहा है ऐसा, अंधा बोलता है कि यार मेरा जो यार है ना, मेरा दोस्त है, वो हमेशा गड्डी मारता रहता है, काश मैं भी मार सकूँ, बट मैं देख तो सकता नहीं हूँ। ठीक है, इस तरीके से। सन्नाटी यानी शांति हो जाती है, जब भी नाटक वगैरह चलता है ना, तो एकदम हॉल में क्या हो जाती है, सन्नाटी यानी शांति पड़ जाती है। जोगाड़ा बेसिकली क्या है, उड़ीसा है। तो यानी कि यहाँ पे अगेन है, कौन है जो जुगाड़ लगाते, तो मान लेते भैया हैं जो उड़ीसा के हैं, वो हमेशा जुगाड़ से काम करते हैं कि भाई ये जुगाड़ होना चाहिए, वो जुगाड़ होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कहाँ पे रॉक एडिट है। अब हम देखते हैं पिलर एडिट कहाँ पे है। तो उनके लोकेशंस क्या है, पहला है लौहरिया अराराज, ठीक है, बिहार में है। लौरिया नंदनघर बिहार में है। रामपुरवा बिहार में है। एंड करेंटली ये जो पिलर है उसको राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट कर दिया। नॉर्मली पहले बिहार में था, बट अब राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट कर दिया है। निगाली सागर नेपाल में देखने को मिलेगा ये पिलर है। सारनाथ का पिलर वाराणसी यूपी में है। तोपारा का जो पिलर है हरियाणा में है, जिसको दिल्ली में लेके आ गए थे कौन, फिरोज शाह तुगलक अपने टाइम पे। मेरठ का पिलर जो कि यूपी में था, उसको भी दिल्ली शिफ्ट कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगेन इसको निमोनिक्स के थ्रू याद करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको लाहौरी जीरा बहुत पसंद है, वो बिहार की रहने वाली है, तो उससे कनेक्ट कर देते हैं लाहौरी दोनों नाम से कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरी बिहार की एक फ्रेंड है, उसे लाहौरी जीरा पसंद है, तो आपने कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है रामपुरवा बिहार। तो मेरी जो फ्रेंड है राम, जो बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो राम बिहार। एंड कि राम भगवान जी की बहुत पूजा होती है, राष्ट्रपति जो हमारी हैं वो बहुत ज़्यादा राम की फॉलोवर है, तो अब उन्होंने क्या किया, राम जी की चीज़ों को राष्ट्रपति भवन लेके आ गई है। नेक्स्ट है निगाली सागर। ठीक है, कौन है जो गाली नहीं दे सकते इंडिया को, तो एक नेपाली है जिसका भाई भाई का रिश्ता है इंडिया और नेपाल का, तो वो कभी नहीं देगा गाली। ठीक है, नहीं देगा गाली, किसको, कौन नहीं देगा, नेपाल नहीं देगा। सारनाथ तो आपको पता ही है यूपी में है। ठीक है, तोपारा का है हरियाणा में। तो तोपारा मतलब टॉप, कौन है हमेशा जो टॉप मारते, तो हरियाणा में आप देखने को मिलेगा जितने भी रेसलर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं, वो हमेशा हर एक मैच में टॉप मारते हैं। तो हमेशा टॉप कौन मारते हैं, हरियाणा के लोग, और इतना टॉप मारते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कहा अच्छा टॉपर्स अब तो मैंने दिल्ली में लेके आऊँगा, तो दिल्ली में ज़्यादा टॉपर्स चाहिए ना मैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, तो हरियाणा में ना आ सके दिल्ली में रखूँगा, तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मेरठ, तो आपको पता चल जाएगा यूपी में है, और मेरठ इतना पसंद आ गया था, मतलब मेरठ मतलब मैं मतलब फिरोज शाह तुगलक, मैं जो है ना इसको दिल्ली लेके आऊँगा, यूपी में नहीं रखूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है पिलर्स विदाउट इंस्क्रिप्शन। कुछ ऐसे पिलर्स मिले जिसमें ना कुछ इंस्क्रिप्शन ज़्यादा कुछ लिखे नहीं हुए हैं। जैसे एक पिलर है रामपुरवा, जो भी अभी देखा बिहार में है, उसमें बुल कैपिटल देखने को मिलेगा उस पिलर के ऊपर, बस उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है। सिमिलरली वैशाली में एक पिलर मिला, लायन कैपिटल है उसमें। उसके अलावा कोलम पिलर है जिसमें कोई कैपिटल नहीं है, तो कोई इंस्क्रिप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिसमें कुछ नहीं मेंशन है। तो रामपुरवा, ठीक है, तो जैसे लिख सकते हैं कि राम जी जो थे उन्हें बुल्स बहुत पसंद थे। ठीक है, बट इतने बुल्स पसंद थे कि वो उस पर कुछ लिखवाते नहीं थे, तो ऐसे याद कर सकते हो राम जी उन्हें बुल्स बहुत पसंद थे, यानी रामपुरवा जो जगह है वहाँ पे जो पिलर है उसमें बुल का कैपिटल है, बट कुछ लिखा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है वैशाली। वैशाली जो है
हमेशा उसको लॉयन बहुत पसंद आते हैं। तो वैशाली जो जगह है वहाँ पे पिलर है, उसके ऊपर लॉयन है, ठीक है। वैशाली को हमेशा कौन है, लॉयन पसंद आते हैं। कोलम, कोलम मतलब कलम, कलम जहाँ पे होती है ना वहाँ पे कोई कैपिटल नहीं होता, कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है क्या क्या फीचर्स है अशोका के पिलर्स के, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें अशोका के पिलर्स की तो ये आप फिगर देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा ये आपका बेस है पूरा, ठीक है। जो अगेन ये पूरा का पूरा पिलर जो है मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। इसके नीचे कोई ऐसा बेस टाइप नहीं देखने को मिलेगा, सिंपली ग्राउंड से बना हुआ है ये, ठीक है। ये इसको शाफ्ट कहते हैं। ये एक बेल शेप्ड का है जो कि इन्वर्टेड लोटस है, ठीक है। बेल शेप का है बट ये आपको लोटस उल्टा दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसके ऊपर अबैकस देखने को मिलेगी। देन ये कैपिटल है। कुछ लोग जैसे कि आपने देखा रामपुर वाला जो थे वहाँ पे बुल कैपिटल थी, वैशाली में लॉयन कैपिटल थी, ठीक है। इस तरह से कैपिटल होती है, उसके ऊपर क्या होता है, व्हील। अभी जो व्हील है ना हर एक पिलर में देखने को नहीं मिलेगा, जैसे सारनाथ में व्हील है बट इसके अलावा किसी और पिलर में आपको व्हील ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बट इतना पोर्शन तो हर पिलर में कॉमन था कि नीचे आपका शाफ्ट होगा, फिर आपका इन्वर्टेड लोटस होगा, अबैकस होगा एंड कैपिटल होगा, ठीक है। अब यही चीज़ हम इंफॉर्मेशन को यहाँ से रीड कर लेते हैं। फीचर्स देखे अशोका के पिलर्स की तो सिमिलर था इन फॉर्म एंड डायमेंशंस में, यानी जितने भी हमने अशोका के पिलर्स वगैरह देखे हैं उन सभी पिलर्स को अगर आप देखोगे अपनी नज़र लगाओगे उस पिलर में तो हर एक फॉर्म और डायमेंशन सेम देखने को मिलेगा। और इतना ही साइज़ जो है हर एक पिलर का देखने को मिलेगा, उसके ऊपर एनिमल फिगर देखने को मिलेगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इलाहाबाद में जो पिलर है वो उसका छोटा साइज़ है, मेरठ में जो था उसका बहुत बड़ा साइज़ होगा, नहीं। सिमिलर फॉर्म में थे, डायमेंशन सबकी सेम थी और सभी जो है सैंडस्टोन से बने हुए थे। और वो सैंडस्टोन पत्थर कहाँ से आता था, जैसे कि हमने पहले भी पता, चुन्नार जो जगह है चुन के लाते थे वो उस पत्थर को, यूपी में जगह है वो, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा मोस्टली जो पिलर है मोनोलिथिक होता है, मतलब सिंगल एक पत्थर से ही पूरा का पूरा कार्विंग की जाती है, ठीक है। एंड बहुत ही लश्रस है, बहुत ही पॉलिश्ड सरफेस होता है, खुरदरा नहीं दिखेगा आपको, एकदम सॉफ्ट सरफेस आपको देखने को मिलेगा। मतलब सोचो एक सिंगल पत्थर से आपने पूरा का पूरा बनाया, एकदम मतलब कितना ज़्यादा पॉलिशिंग की होगी, कितना ज़्यादा स्मूथ बनाया होगा सरफेस को। एंड मेन चीज़ क्या है कि उसके पास कोई बेस नहीं होता, ठीक है। स्लाइटली अपवर्ड आपको टैपर्स देखने को मिलेगा। सिलेंड्रिकल बोल्ट होते हैं जॉइन द टॉप ऑफ द शाफ्ट एंड कैपिटल को जॉइंट करने के लिए सिलेंड्रिकल बोल्ट लगाए जाते हैं। एंड बेल कैपिटल होता है, जैसे कि हमने देख लिया इन्वर्टेड लोटस होता है। ऑन द टॉप ऑफ बेल एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे अबैकस बोलते हैं। ये सपोर्ट करते हैं क्राउडेड एनिमल को, यानी अगर आपने नीचे इन्वर्टेड आपने बेसिकली लोटस लगा दिया, इसके ऊपर अबैकस, इसके ऊपर एनिमल है, तो एनिमल गिरे नहीं यहाँ से, बस यहाँ पे अबैकस लगाया जाता है तो एक प्लेटफॉर्म से मिल जाता है। अबैकस जो होता है स्क्वायर शेप का होता है और प्लेन होता है। मतलब एक्चुअली क्या था, अर्लियर पिलर्स यानी इससे पहले जो मतलब शुरुआती जो पिलर्स बने हुए थे अशोका ने जो बनाए थे वो ज़्यादातर प्लेन थे, ठीक है। और स्क्वायर शेप के होते थे, तो एकदम प्लेन होता था, कोई डिज़ाइन नहीं होता था। बट लेटर फेज़ में जब उसने पिलर्स बनाए तो अबैकस को थोड़ा सा मतलब स्क्वायर की जगह थोड़ा सा सर्कुलर कर दिया और थोड़ा सा कर्व्ड भी कर दिया। तो अगर आप अबैकस को भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो किस तरीके से देखो अब सर्कुलर टाइप का बन गया। और ऐसी फूल पत्तियाँ वगैरह भी है, कर्व शेप में दे दिया। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, ऐसे डब्बा टाइप रख देते थे, तो थोड़ा सा अच्छा से और कार्विंग वगैरह यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह की गई है, ठीक है। तो अर्लियर टाइम पे कैसे थे, स्क्वायर और एकदम सिंपल होते थे, बट अब उसको थोड़ा सा सर्कुलर बना दिया, थोड़ा कर्व बना दिया। ऑल पार्ट जो था पिलर्स का वो कार्व्ड था ऑन ऑल साइड्स से, यानी हर साइड से कार्विंग वगैरह की गई हुई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं मोटिव, यानी क्या क्या सिंबल्स वगैरह पिलर्स से मिले हैं। जैसे कि हमने देखा एक लोटस है, लॉयन हमने देख लिया, कहीं पे लॉयन की कैपिटल है, कहीं पे बुल है, कहीं पे एलिफेंट है, स्पोक व्हील भी देखने को मिलेगा, कहीं पे हॉर्स है। तो इनके कुछ मीनिंग होते हैं। जैसे लोटस अगर लगवाया गया है तो प्योरिटी और फर्टिलिटी को शो करता है। जैसे कि आप हमेशा लोटस के बारे में देखते हो ना कि मतलब जो नाले का पानी है ना, कहीं पे जो गंदा पानी है उसमें लोटस खिलता है। मतलब आसपास आपकी कितनी भी इम्प्योरिटी क्यों ना हो, बट वहाँ पे भी अगर आपके अंदर क्षमता है तो वहाँ पे भी आप एकदम लोटस की तरह खिल जाओगे। तो वही लोटस क्या है, इम्प्योरिटी आसपास है बट फिर भी वो क्या शो कर रहा है, प्योरिटी को, फर्टिलिटी को शो करता है। लायन क्या शो करता है, सोलर सिंबल है। सोलर आपको देखने को मिला, सूरज वगैरह, जिस तरह से पूरे सोलर सिस्टम में सूरज है जिसके कारण पूरी लाइफ वगैरह जी रही है, उस तरह जंगल में क्या होता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, शेर होता है। तो एक तरह का सोलर सिंबल है। एंड ये अगेन बुद्धा को भी रिप्रेजेंट करता है। बुल जो है अगेन फर्टिलिटी को शो करता है, ठीक है।
क्योंकि बुल फर्टिलिटी को से शो करता है, बिकॉज देखो बेसिकली जो गाय होती है काऊ, और जो आपकी बेसिकली बफेलो होती है वो तो फीमेल साइड हो जाती है। जो बुल होता है वो सांड होता है जो कि मेल वर्जन होता है, और वही जो है कहीं ना कहीं हेल्प, उसी के हेल्प से जो है गाय और भैंस जो है बछड़ा वगैरह दे पाती है, तो इसलिए फर्टिलिटी जो है बुल से शो होती है। इसके एलिफेंट की बात करें तो बुद्धा एंटर्ड हिज मदर वूम, तो माना जाता है एक मतलब स्टोरी होती है कि बुद्धा, उनकी माँ को सपना आया था कि बुद्धा उनकी एंटर कर रहे हैं मदर के वूम में इन द फॉर्म ऑफ वाइट एलिफेंट। यानी सोचो बुद्धा की मदर को सपना आ रहा है कि उनके ना बेसिकली उनके पेट में बुद्धा जी जब एंटर कर रहे थे, छोटा बच्चा जब एंटर कर रहा था तो एक वाइट एलिफेंट के फॉर्म में है, तो वाइट एलिफेंट उनको नज़र आ रहा था, तो इसलिए एलिफेंट को हमेशा बुद्धा से लिंक किया जाता है। जो स्पोक व्हील्स है, इस तरह की जो व्हील्स है वो क्या धर्म चक्र को दिखाती है, और आज भी हमने ये व्हील जो है देखने को मिलेगा, अपने फ्लैग में भी लगा रखी हैं। हॉर्स की बात करें तो हॉर्स सिंबलाइज करता है डिपार्चर ऑफ सिद्धार्था फ्रॉम होम, यानी जो सिद्धार्थ गौतम थे, जो हमारे बुद्धा थे, जब वो अपने घर से पहली बार निकले, जब वो जगह जगह विज़िट कर रहे थे, वो हॉर्स में निकले थे ना। घर भी उन्होंने एक घोड़े और एक जो उनका चैरियट था उन्हीं के साथ वो इस घर को छोड़ के निकले थे, इस पूरा का पूरा अपने जो राजमहल थे उसको छोड़ के निकले थे, ठीक है। दैट्स वाई ये जो पर्टिकुलर एनिमल्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो जो पशुपति सील हमें मिली थी, उन पशुपति में भी ये जो कुछ एनिमल थे ना, जैसे लायन है, बुल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, ये 4 कॉमन थे। यानी उस टाइम पे, यानी अर्ली एंशिएंट पीरियड में ये 4 लॉयन आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इनकी देखने को मिलेगी। एक आपका लॉयन हो गया, बुल हो गया, एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, ये बहुत पॉपुलर कह सकते हो उस समय के एनिमल्स थे। जैसे आज हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को रोटी वोटी खिलाते हैं, तो इस तरह से आपको उस टाइम पे ये जो एनिमल्स होते थे, लोग शायद इनको बहुत ज़्यादा प्रेस करते थे, ठीक है। आई होप आपको इनका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद ही हमारा एक मैप है जहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन है। ये जो आपका ट्रायंगल फॉर्म में, ये मेजर रॉक एडिक्ट है। मेजर रॉक एडिक्ट आपके कहाँ पे है? कंधारा पाकिस्तान में है, मनसेरा हमने देख लिया पाकिस्तान में, शहबाज गरीबी अभी हमने देखा, कलसी उत्तराखंड में देख लिया, गिरनार गुजरात में है, सोपारा आपने देख लिया महाराष्ट्र में, सन्नाटी कर्नाटका में है, कलिंगा हो गया जो गाड़ा उड़ीसा में है, शिशुपाल घर भी आपका कहाँ पे? उड़ीसा में है, ठीक है। आपकी मेजर रॉक एडिक्ट है। माइनर देखिए तो ये पर्पल वाले जो है माइनर हैं, जैसे बहापुर है, बेराट हो गया, भापुर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मस्की हो गया, गवीमत हो गया, पालकी गुंडू हो गया, जतिंगा रामेश्वर हो गया, सिद्धापुर हो गया, ब्रह्मागिरी नितूर हो गया, देन आपका राजुल्ला मंडागिरी हो गया, ओदेगुलम हो गया, ठीक है। ये आपके स्मॉलर, ये माइनर रॉक एडिक्ट है। फिर पिलर की बात करें तो मेरठ में आपका पिलर है, तो पारा हमने देख लिया है, निगाली सागर हमने देख लिया नेपाल में, एंड रुमेंदई देख लिया है, रामपुरा हो गया, लाहौरी नंदाघर हो गया, लाहौरी अराराज हो गया, एंड सहस्रम हो गया, अराउरा हो गया, सांची हो गया, कौशंबी हो गया, गुरजारा हो गया, ठीक है। तो ये मैप आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से लोकेशन वाइज पूछ लिया जाता है। बाकी हमने 14 रॉकेट्स को देख ही लिया है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एडिक्ट 1 में एनिमल किलिंग के बारे में मना किया है, प्रोहिबिट किया है। एडिक्ट 2 में बोला है कि मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों को मिलना चाहिए, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को ही। इसके अलावा 3rd एडिक्ट में बताया गया है कि इंस्पेक्शन के टूर्स में ऑफिशियल्स जाते थे जो धम्मा को बारे में इंस्ट्रक्ट करते थे। एडिक्ट 4 में नॉन वायलेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट बिहेवियर के बारे में बताया रखा है। एडिक्ट 5 में इंस्ट्रक्शंस देते थे कि सभी को कंपैशन वगैरह रखना है। एडिक्ट 6 की हम बात करें रॉक एडिक्ट की, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। एंड 7 की बात करें तो टॉलरेंस रखना है आपको, प्योरिटी ऑफ हर्ट होना चाहिए। 8th में आपको क्या देखने को मिलेगा? धम्मा यात्रास के बारे में बताया गया है कि कितना आपको बेसिकली गिफ्ट है एक तरह से आपके लिए। एडिक्ट 9 की बात करें तो यहाँ पे इम्प्रॉपर सेरेमनीज़ को मतलब सेरेमनीज़ नहीं होनी चाहिए। 10th की बात करें जो ग्लोरी वगैरह था उसको राजा ने मना कर दिया। एडिक्ट 11 की बात करें तो यहाँ पे कंपैशन रखना है, नॉन वायलेंस नहीं रखना है। 12th की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए सभी डिफरेंट फेथ के लिए, इंटॉलरेंस रखना है रिलीजियस। तो एडिक्ट 13 में बेसिकली अशोका के बारे में बता रखा है किस तरह से कलिंग वॉर लड़ते हैं, और नीचे चोला चेरा पांड्यास के, ठीक है। एडिक्ट 14 में जो डिफरेंट एडिक्ट्स हैं उनके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट है जो 7 हमारे पिलर एडिक्ट है उनको भी हम देख लेते हैं। पहला जो एडिक्ट है वो फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है अचीविंग द हैप्पीनेस विदाउट लव, ठीक है। अब धम्मा
सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, रिस्पेक्ट करना है, फियर ऑफ इवल होना चाहिए, एंथुजियाज्म। एडिक्ट 2 की बात करें तो डिफाइन करता है धम्मा को, ठीक है, एंड किस तरह से आपको गुड, काइंडनेस, जेनरॉसिटी, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी रखनी है। एडिक्ट 3 बात करता है, इंकरेज करता है इंट्रोस्पेक्शन करना है, इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बोथ देयर गुड और बैड एक्शंस उनको पता होने चाहिए। एडिक्ट 4 बताता है डिटेल्स ऑफ द रोल ऑफ राजूकाज, जो हमने देखे थे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो राजूकाज होते हैं वो हेड करते हैं, तो वही है किस तरह से राजूका का रोल क्या है जुडिशियल फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होता है, किस तरीके से राजूकाज जो है जस्टिस देते हैं, वेलफेयर में काम करते हैं, लोगों की हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। एडिक्ट 5 जो है लिस्ट करता है न्यूमरस एनिमल्स गिवन प्रोटेक्शन, कि बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ प्रोटेक्शन दी गई हैं और कुछ एनिमल क्रुएल्टी पे बैन भी लगा दिया गया था अशोका के द्वारा, और कुछ स्पेसिफिक डेज थे जहाँ पे बिल्कुल भी आप एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, उन्हें मतलब इस तरह से मार नहीं सकते हैं। एडिक्ट 6 की बात करें तो रिफ्लेक्ट करता है मोटिवेशन एंड इनेक्ट करता है धम्मा, एडिक्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर और हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं। एडिक्ट 7 जो है बताते रिफ्लेक्ट करते हैं पास्ट थिंग फेलियर्स टू प्रमोट धम्मा इफेक्टिवली किस तरीके से किया था, अशोका के जो न्यू मेथड थे, प्रोक्लेमेशन एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा 3 माइनर रॉक एडिक्ट भी थे, जिसमें से पहला एडिक्ट बताता है अशोका का पर्सनल जर्नी, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अशोका की जो पर्सनल जर्नी जो है फ्रॉम अ लेट डिसाइपल, जिसे उपासका कहते हैं, टू बिकमिंग अ मोर जीलस बुद्धिस्ट संघा में ज्वाइन होना, मतलब पहले वो एक उपासक के फॉर्म में थे, एक मतलब जैसे एक कॉमन पीपल होता है ना, जो जाता है, देखता है, पूजा वूजा करता है, घर आ जाता है, उसके बाद से वो किस तरीके से मेन बुद्धिस्ट संघ के मेंबर बन जाते हैं, प्रॉपर बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस जर्नी को कहीं ना कहीं जो फर्स्ट रॉक एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट है, इसमें दर्शाया गया है, फिर इसमें बताया गया है। जो सेकेंड एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट है, वो एडवोकेट करता है रिस्पेक्ट, बताता है किस तरह से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एल्डर्स की, काइंडनेस रखना है आपको हर एक लिविंग बींग्स के लिए, ऑनेस्टी रखनी है। सिमिलरली जो माइनर रॉक एडिक्ट 3 है वो अशोका के बताता है किस तरह से उसने उनका डीप फेथ था बुद्धा में, धम्मा में, संघा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देख ली है। सो बेसिकली इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ठीक है, ज़्यादा भी बचा नहीं है। सो अभी तक